हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा समय लग गया रिकॉर्डिंग करने में। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई थिंक लेक्चर नंबर 4 होगा। इससे पहले वाले लेक्चर तक आपने होपफुली देख लिया होगा। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं मैं। एंगल बिटवीन वेक्टर में आपको बता के गया था कि या तो हेड टू हेड देखेंगे या तो टेल टू टेल देखेंगे। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं बच्चों। आप पॉज करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, तो समय बर्बाद नहीं होगा। देखिएगा, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, बात पकड़ ली। दो यूनिट वेक्टर हैं, लेट्स से ए यूनिट वेक्टर एंड बी यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाते हैं अपन? कैप लगा देते हैं भैया, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बहुत मामूली सी बात कर दी, बात कर लेते हैं। तो मान लो यहां से ओरिजिन मान लिया, तो ये एक यूनिट वेक्टर है और ये दूसरा यूनिट वेक्टर है। करेक्ट है बच्चों? तो तीसरा जो यूनिट वेक्टर होगा, जो सी यूनिट वेक्टर है, वो क्या ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। करेक्ट है, क्योंकि मुझे गिवन है। तो जरा सोच के देखो, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड तो तीनों का वन वन हो गया। तो क्या ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बना? बिल्कुल बना सर। तो ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंड ये 60 डिग्री। इसका मतलब ये 120 डिग्री। इसका मतलब ये 120 डिग्री। और अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री है, तो यही तो वो एंगल है जो ए और बी के बीच में बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ए का क्या है? हेड, राइट। और बी के लिए क्या है? टेल। तो हम इसको लेकर आएंगे यहां से, तो यही वाला एंगल होगा 120 डिग्री इनके बीच का, राइट। बहुत आसानी से अपन ने बता दिया कि ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री। अब अगर कोई मुझसे बोले कि मैग्नीट्यूड निकालो उनके डिफरेंस का, तो भाई साहब, ये है ए यूनिट वेक्टर। बी यूनिट वेक्टर के अपोजिट में कौन होगा? माइनस बी यूनिट वेक्टर। तो बच्चों जरा दिमाग लगाओ, ये वाला वेक्टर कौन सा होगा? ए माइनस बी यूनिट वेक्टर। तो मैंने क्या किया, मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैंने इसको ऐसे देख लिया, ए यूनिट वेक्टर प्लस माइनस टाइम्स बी यूनिट वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो अंडर रूट करके मैंने इसका स्क्वायर कर दिया भाई। इसका स्क्वायर किया तो डोंट यू थिंक ऐसा आ जाएगा, ए यूनिट वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए यूनिट वेक्टर डॉट माइनस बी यूनिट वेक्टर। अब इस बात को पकड़ लेते हैं कि ए यूनिट वेक्टर डॉट माइनस बी यूनिट वेक्टर को जब ओपन करूंगा, थोड़ा सा फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो ए यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट, मतलब मैग्नीट्यूड, माइनस बी यूनिट का मैग्नीट्यूड, और कॉस इनके बीच का एंगल। करेक्ट है। तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ा डाउट हो सकता है कि ये बीच का एंगल क्या है। तो बात कर लेते हैं बेटा, ये है ए यूनिट वेक्टर और ये है क्या है? माइनस बी यूनिट वेक्टर। तो सोच के देखो, ये वाला एंगल तो माना नहीं जाएगा, ऑब्वियसली ये वाला एंगल माना जाएगा। करेक्ट है, यानी कि ये भी कितना? 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ क्या यूज कर लिया? 60 डिग्री। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो ऑब्वियसली वन वन इसका मैग्नीट्यूड आएगा। बड़े ही हंसते खेलते अपन यहाँ तक आ गए। सो द राइट आंसर इज √3। होपफुली आपका आंसर भी यही आया होगा। थ्योरी वाले पार्ट में आगे बढ़ते हैं। जितना हम 2D में पढ़ते हैं बेटा, सब कुछ यहाँ आ जाता है। और 3D में भी आपको ये बहुत एनलाइटन कर देता है, बहुत आगे की बातें बता देता है। तो सेक्शन फॉर्मूला की अगर बात करें, तो अगर आपको याद हो, सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला आप पढ़ते हैं और एक्सटर्नल पढ़ते हैं। तो मुझे सिर्फ वेक्टर में आपको लिख के बताना है कि भाई साहब कैसे कहानी हो। तो पिक्चर सिंपल है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो मैंने एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी, तो उसका पोजीशन वेक्टर यानी कि ए वेक्टर, और दूसरे का पोजीशन वेक्टर यानी कि बी वेक्टर। बीच में एक कोई पॉइंट है इस लाइन पर जो इसको इंटरनली m इस टू n में डिवाइड कर रहा है, तो उसका खुद का एक पोजीशन वेक्टर होगा। करेक्ट है। तो वो निकलेगा कैसे बच्चों? वो उसी इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से निकलेगा जैसे कि आपने वहां बात करी थी। बस वहां पर आप कोऑर्डिनेट लेते हो, यहाँ पर आप पोजीशन वेक्टर लोगे। यानी कि आप लिखोगे r वेक्टर बराबर n टाइम्स a वेक्टर m टाइम्स b वेक्टर अपॉन m प्लस n। हाँ या ना भाई? यही पूरी कहानी करते थे वहां। तो आप डायरेक्ट r वेक्टर के
मतलब कि आर के पोजीशन वेक्टर यानी आर वेक्टर तक पहुंच जाओगे। करेक्ट है। कोई अगर किसी के मन में आए कि सर प्रूफ क्या होगा, तो प्रूफ भी बड़ा आसान है। मुझे क्या गिवन है, ए आर अपॉन बी आर, मुझे एम अपॉन एन दिया हुआ है। या वेक्टर के टर्म्स में बोलूं तो मैं बोल पाऊंगा एन टाइम्स ए आर वेक्टर बराबर एम टाइम्स आर बी वेक्टर दिया हुआ है। राइट। तो मुझे पता है कि उसको लिखने का तरीका क्या होता है, बाद वाला पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाला। तो आर माइनस ए बराबर एम टाइम्स बी माइनस आर। करेक्ट है। और इसको सॉल्व करेंगे आर वेक्टर को एक तरफ लेकर आके, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली अगर कोई एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला की बात करें, तो उस पर भी अपन सेम पैटर्न से आंसर देंगे। यानी कि ए और बी दो पोजीशन वेक्टर हैं ऑलरेडी। एक पॉइंट बाहर है जो इस लाइन को एम इस टू एन में डिवाइड कर रहा है, ये दिख रहा है आपको। यही पूरी कहानी होती थी। तो क्या करते थे बच्चों, एम टाइम्स ए वेक्टर कर देंगे, माइनस लगाते हैं यहाँ पर एन टाइम्स बी वेक्टर, और अपॉन में एम माइनस एन। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी, अगर किसी बच्चे के मन में ख्याल आ जाए और वो एन टाइम्स ए वेक्टर कर दे, तो उसने कोई पाप नहीं कर दिया है। वो ऐसा लिख सकता है। बस याद रखना कि अगर आप यहाँ एन पहले ले रहे हो, तो बाद में भी नीचे भी एन ही पहले लेना, कभी पाप नहीं होगा। कुल मिला के मोटी मोटी बात करें, तो एक्सटर्नल में नेगेटिव लगेगा और इंटरनल में पॉजिटिव लगेगा। और ये आपको पहले से ये कहानी पता है, तो कोई लोड है नहीं जीवन में। राइट। ऐसे ही अगर कोई मिड पॉइंट निकालने को बोल दे कि भाई एक है ए, एक है बी, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, और मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज एम वेक्टर, तो हंसते खेलते मैं बोलता हूँ कि ए प्लस बी बाई टू इज बेसिकली एम वेक्टर। वही कहानी है बट आसान है। सेंट्रॉइड कोई बोले तो बच्चे क्या करते थे, याद है आपको, एक्स के कोऑर्डिनेट ऐड करते थे, डिवाइड बाई थ्री। वही कहानी होगी यहाँ पर। सेंट्रॉइड यहाँ कहीं होगा, तो उसके पोजीशन वेक्टर को जी वेक्टर बोल दूं, तो जी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन थ्री। करेक्ट है। अगर आपको याद हो इन सेंटर क्या बताया था, कि भैया एक ट्राइंगल होता है एबीसी, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और इसका इंटरनल बाइसेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके वेक्टर को अगर मैं लेट से आई वेक्टर ले लूं, राइट, आई वेक्टर ले लूं, तो वो क्या होता था, आपको याद हो कि ए के सामने वाली, ए वर्टेक्स के सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, जैसे इस केस में मैंने लिखा है अल्फा, यहाँ लिख दिया बीटा, और यहाँ लिख दिया गामा। करेक्ट है क्या। तो उसके हिसाब से अल्फा बीटा गामा इज बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है उनके, वो मैग्नीट्यूड है। मतलब ये बड़े खतरनाक तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखो कैसे, मैं थोड़ा सा आपको दर्शन कराऊं, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि लिखा हुआ है ए, बी और सी। तो अगर आपको 2D का याद होगा, तो आप यहाँ कंफर्ट जोन में होंगे। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इसके पोजीशन वेक्टर है। तो मुझे बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो बच्चों हंसते खेलते आप बोल पाओगे कि सर ये होगा इसका मैग्नीट्यूड, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड, और ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। करेक्ट है। तो इन सेंटर अगर मैं लिखना चाहूंगा, तो इन सेंटर क्या होगा, सी माइनस बी। अब आपने ये लिया, तो इसके अपोजिट साइड वाला, मतलब अपोजिट वर्टेक्स वाला ही पोजीशन वेक्टर लेना, जैसे आप वहां करते थे। अब इसके बाद जैसे मैंने ए माइनस सी मैग्नीट्यूड ले लिया, मतलब ये वाली साइड ले ली, तो इसके सामने क्या है, बी वेक्टर। और ऐसे ही अगर मैंने ये साइड ले ली, तो इसके सामने क्या है, सी वेक्टर। और अपॉन में क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। तो साइड्स का सम वेक्टर में तो भाई मैग्नीट्यूड ही होगा, तो वो इतना खतरनाक दिखने लगेगा, तो फिर हमारी थोड़ी तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कहानी 2D में ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है, तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू आने वाला है जीवन में। करेक्ट है। तो ये पूरी कहानी है भाई इन सेंटर की। एक्स सेंटर बोले तो आपको याद होना चाहिए कि वहां पर साइड ए लेते हैं, तो एक्स सेंटर में ए की जगह माइनस है, बी वाले के लिए अपोजिट टू बी वाला जब एक्स सेंटर निकालते हैं, तो बी की जगह माइनस बी, और सी के अपोजिट वाला निकालते हैं, तो सी की जगह माइनस सी। करेक्ट है। बाकी राइट एंगल ट्राइंगल में तुम बहुत होशियार हुई, कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दो पोजीशन बड़ी फिक्स है भाई साहब इसकी। पहली क्या, ऑर्थो सेंटर, जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री बन रहा है, वही क्या होगा बच्चों, ऑर्थो सेंटर। और हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट क्या होगा, सरकम सेंटर।
तो ये आप थोड़ा सा कहानी याद रखना, तो आपके बड़े कमाल की हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा सवाल देख लेता हूँ। पहले आप सवाल को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर आगे बढ़ना। मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल एबीसी, कैपिटल जी सेंट्रॉइड, मुझे जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी निकालना है, तो यहीं से बात कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो जी ए प्लस जी सी क्या होगा? ओ ए वेक्टर माइनस ओ जी वेक्टर, फिर ओ बी वेक्टर माइनस ओ जी वेक्टर, और फिर ओ सी वेक्टर माइनस ओ जी वेक्टर। तो ध्यान से देखो, ए बी और सी के यूनिट पोजीशन वेक्टर तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे, और 3 टाइम्स हो जाएगा सेंट्रॉइड। राइट। सेंट्रॉइड आपको निकालना आता है कि सेंट्रॉइड क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो डोंट यू थिंक कि 3G वेक्टर की वैल्यू ही ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आ जाएगी? यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी, तो आंसर मस्ट बी 0। करेक्ट है। होपफुली आपका आंसर भी 0 आया होगा बेटा। अब आगे अगर बात करें फाइंड पॉइंट आर, आप तो फोटो पहले स्टॉप करके आप खुद सॉल्व करा करो। अगर आपका आंसर आए तो मुझे कमेंट करके बता दो भाई कि साहब मेरा आंसर पहले ही आ गया था। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं सारे पुराने पॉइंटर्स हैं। मैं अगर नहीं भी पढ़ा हूं तो कोई क्लेम नहीं कर सकता कि सर आपने कुछ छोड़ दिया, लेकिन जब पढ़ा ही रहा हूं तो पूरी ईमानदारी से सब कुछ पढ़ा ही देता हूँ। थोड़ा समय ही लगेगा पर कोई दिक्कत नहीं है। अब कोशिश करूंगा कि टाइमली मैं थोड़ा सा इसमें लेक्चर अपलोड करूँ। थोड़े से व्यूज भी कम आ रहे हैं, इसलिए मोटिवेशन भी नहीं रहता, आप लोग शेयर वगैरह करते नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है कि कोई पढ़ ही नहीं रहा है। वो तो कुछ बच्चों ने अभी मैसेज किए, तो मैंने कहा ठीक है आज टाइम है, आज बना देता हूँ। चलिए, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पता तो हो कि कोई पढ़ने वाला हो। यूट्यूब पर वीडियो बनाने से क्या ही फायदा है हमारा। चलिए, फाइंड पॉइंट आर विच डिवाइड्स लाइन joining पी क्यू इंटरनली 2:1। आई डोंट थिंक कि ये मुझे कराना चाहिए, ये आप खुद कर लेंगे बेटा, है ना। पोजीशन वेक्टर ये याद रखना कि भाई अगर कोई कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर ही गिवन है। कैसे? आई कैप, 2J कैप और माइनस के कैप। तो हम इतनी मेहनत नहीं करते, हम तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1 2 -1। कौन आई जे और के लिखे बार बार? राइट। तो आप समझ जाना भाई। तो ये वाला सवाल तो आप खुद कर लें, आप कर सकते हैं इसको। आगे मैं बात करता हूँ, फाइंड रेशियो इन विच वाइजेड प्लेन डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स। अब देखो, कोई अगर मुझसे बोलेगा कि साहब वाईजेड प्लेन क्या है, तो मैं बोलूंगा वाईजेड प्लेन एक ऐसी दुनिया है जिसमें इस टाइप के कोऑर्डिनेट रहते हैं, इस टाइप के कोऑर्डिनेट रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पर इस टाइप के कोऑर्डिनेट रहते हैं, उसको मैं वाईजेड प्लेन बोलूंगा। इसका मतलब वाईजेड प्लेन की खास बात है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है साहब। तो ये सवाल तो हम ऐसे ही कर सकते हैं कि भाई ये अगर वाईजेड प्लेन है, तो वाईजेड प्लेन है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो मैंने माना कि भाई ए और बी को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वो इस आर पर इसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरनली एक्सटर्नली ये तो नहीं पता, तो अपन ने मान लिया λ/1। लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इंटरनल होगा, और नेगेटिव आ गई तो एक्सटर्नल होगा। वो कोई लोड नहीं है जीवन में, ऐसा हम 2D में भी करते हैं। तो हमने क्या करा, λ/1 मान के इस पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, जो आर कहाँ पर है? वाईजेड प्लेन पर। और कोऑर्डिनेट निकालूंगा, इसका मतलब 100% उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? 0। उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? 0। तो आप यहां से एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे बेटा? λ/1 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। तो 3 लैम्डा -2 इसलिए बिकॉज -2 × 1 कर रहा हूँ, कर प्लस ही रहा हूँ, और अपॉन में λ+1, और इसकी वैल्यू 0 रख दी, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। और ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब हमने इंटरनल माना और इंटरनली ही डिवाइड कर रहा है। समझ रहे हो? यानी कि अगर ये वाईजेड प्लेन ना होके जेड एक्स प्लेन होता, तो हम वाई कोऑर्डिनेट को 0 रखते, या एक्स वाई प्लेन होता तो हम जेड कोऑर्डिनेट को 0 रख के बहुत इजीली आंसर निकाल लेते। होपफुली इट इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। मैंने बोला कि एक वेक्टर निकालो बी वेक्टर इन डायरेक्शन, इस बात को समझते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 3। तो देखो बहुत अच्छी बात है ये समझने की कि भाई अगर मैं इसको ए वेक्टर बोलता हूँ, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन होता है ए कैप, यानी कि ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो मैं चाहता हूं कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 5 हो, पर उसका डायरेक्शन ए कैप हो। तो बस मेरे को ये बात निकालनी है। करेक्ट है। मेरे को इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज आपको समझ में आए, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। आप इसको कैलकुलेट करके आंसर मैच करके बताओ क्या आंसर यही आ रहा है आपका। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अगर ये ए वेक्टर है
तो इसका डायरेक्शन यानी ए कैप निकालोगे, जो ऐसे निकालोगे, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 लेना है और डायरेक्शन लेनी है ए कैप। राइट, इसको आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, 3 कोऑर्डिनेट मैंने गिवन दिए हैं। तो कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपने उसका डिस्टेंस निकाला तो 3 4 5 आया, और आपको चमक गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको चमक गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैंने आपसे पूछना है कि इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा और इसका सर्कम सेंटर क्या होगा। तो अभी अभी डिस्कस करा बेटू बच्चों कि भाई जहां पर 90 डिग्री बनेगा वो ही क्या होने वाला है, ऑर्थो सेंटर। तो आई थिंक ऑर्थो सेंटर तो आपका यही आ रहा होगा, इसको हटा दीजिए भाई। ये ज्यादा लिख गया। ठीक है, ऑर्थो सेंटर तो क्या होगा, 0 0 2, और इसके सामने ही तो हाइपोटेनियस होगा। इस हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ही क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। तो ये हमने मिड पॉइंट निकाल दिया, तो क्या आ गया, सरकम सेंटर। करेक्ट है। ऐसे अगर आगे बात करूं तो ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें। हमने ए बी और सी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन देके रखे हैं। मैं आपसे ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम रेडियस, इन रेडियस और एक्स रेडियस, ये सब कुछ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। करेक्ट है। जरा मेरी बात बताओ, मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर मैं आपसे ये सारी बातें पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये कोई ऐसे ही एवं ही ट्राइंगल नहीं हो सकता। इट मस्ट बी एनी स्पेशल ट्राइंगल। और ऑब्वियसली जब स्पेशल ट्राइंगल की बात करें तो राइट एंगल की जीत हमेशा होनी है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप पता करोगे कि जो साइड है उनमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, और इस पॉइंट पर क्या बन रहा है, इस वर्टेक्स पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री। ये काम आपको करना पड़ेगा। राइट। तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा, यही वाला वर्टेक्स होगा। तो ये तो हो गया। सरकम सेंटर क्या होगा बेटा, इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो उसका मिड पॉइंट, यानी कि ये इस कोऑर्डिनेट को ऐसे लिखो, 1 -3 -5। तो वो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3/2, -3 -1 यानी कि -2 आ गया, और -5 + 1 दैट इज -4/2 दैट इज -2 आ गया। तो बच्चों ये सरकम सेंटर हो जाएगा। तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आई थिंक सेंट्रोइड तो निकाल ही दोगे। जो कितना हो जाएगा भाई, 1 + 3 + 2/3, कॉमा -4 -3 -1/3, कॉमा -5 -4 + 1/3। तो ये आप क्या निकाल दोगे, सेंट्रोइड। सरकम रेडियस क्या होगा बेटा, जब ये यहाँ से सरकम सेंटर आ गया है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यही तो सरकम रेडियस होगा, या फिर इस पूरे का हाफ। ऐसा बोलते क्योंकि ये डायमीटर बनने वाला भाई। राइट, तो इसका हाफ ही क्या होगा, सरकम रेडियस। तो आप BC निकालिए और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो सरकम रेडियस आ जाएगा। इन रेडियस का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है। तो आपने साइड तो निकाल ली है बेटा, साइड निकालनी तो एरिया निकाल लो, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ये हाइट ये ले लो, बात खत्म हो जाएगी। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, del/s। ये एक एक्स रेडियस में आपसे पूछना चाह रहा हूँ अपोजिट टू वर्टेक्स से। तो मैं थोड़ा सा आपको SOT याद करा दूं। ABC लिखा हुआ है, ये A है, ये B है और ये C है। तो A के वापस बनाते हैं, ABC, ये A, ये B और C। तो A के सामने वाला जो एक्स सर्कल बनेगा, सामने वाला जो एक्स सर्कल बनेगा, उसका एक्स रेडियस आएगा, जैसे R1 बोल दूं, तो del/S - A। और बी को टच करने वाला होगा S - B, और सी को टच करने वाले का होगा S - C। यानी इन रेडियस का क्या होता है, del/S। एक्स रेडियस में -A -B -C लग जाता है, ये आपने SOT के अंदर पढ़ा है। तो अगर वो याद होगा तो आप इसका आंसर भी एक्स रेडाई आप निकाल दोगे अपोजिट टू वर्टेक्स ए। करेक्ट है बेटा। आगे मैं बात करूं कि अगर आपको लेंथ निकालनी है एंगल बाइसेक्टर की, तो ये भी हंसते खेलते काम में करवा सकता हूँ बड़ी आसानी से। देखो समझा ना, ABC लिखा हुआ, देखो ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ, चाहूँ तो नहीं करूँ मैं। अगेन आपको बता रहा हूँ कि आप देखोगे तो ये पढ़ाना कोई जरूरी नहीं होता। वेक्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है अभी तक, सही मायने में देखें तो। लेकिन ये सब सवालों में यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक ट्राइंगल बनाया भाई, ये A है, ये B है और ये C है। तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा ना, वो सामने वाली साइड को अगर D पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो साथ ही साथ सामने वाली साइड को C/B में डिवाइड भी कर रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को अपने एडजेसेंट साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। सारे सिमिलर ट्राइंगल हो गए, तो कॉन्सेप्ट वैसा ही है। तो आप जरा सोच के देखो कि ये एक ट्राइंगल है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये लेंथ अल्फा है और लेट से ये बीटा है, तो ये सामने वाला रेशियो भी क्या होगा, अल्फा, बीटा। तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के क्या डी का पोजीशन वेक्टर नहीं लिख सकते, देखो मैंने लिखा है, इसको बीटा मान लो अभी। राइट।
ये डी का पोजीशन वेक्टर लिख दिया, तो आपको डी का पोजीशन वेक्टर पता है, बी आपको गिवन है, तो क्या आप इसकी लेंथ नहीं निकाल पाओगे बड़ी आसानी से? तो लेंथ ऑफ बी डी होगा क्या बेसिकली भाई? डी डी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी माइनस बी का पोजीशन वेक्टर बी और उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर में चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं, ये आप याद रखें बच्चों, है ना। नेक्स्ट अगर बात करूं, कोलिनियरिटी, आपको 3 पॉइंट की बात करनी है, यानी कि एक कोई लाइन पे 3 हंसते खेलते पॉइंट अगर अवेलेबल हैं, इसका मतलब ये है कि ए बी और ए सी क्या होने चाहिए, कोलिनियर। एक कोई पॉइंट लेके आप कॉमन बात कर लो, ए सी और ए सी, ए बी और ए सी को क्या कर दो, कोलिनियर या पैरेलल प्रूफ कर दो आप। तो बस इतनी सी कहानी है। कैसे करोगे भाई? इसके इसके कंपोनेंट अपॉन इसके कंपोनेंट सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए, राइट। जैसे ये सवाल दे दिया ए बी सी, अगर ये कोलिनियर है आपको प्रूव करना है, तो आपने ए बी निकाला यानी कि बी माइनस ए करा, और आपने बी सी निकाला और ए बी निकाला। तो आप ध्यान से देखो, ये क्या सेम रेशो में है, और एक पॉइंट कॉमन भी है, तो बात खत्म, ये कोलिनियर होंगे भाई। सेम रेशो मतलब -1/2, -1/2 और 1/-2 सेम है भाई। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ए बी फाइंड करना है। अगर ये मुझे गिवन है कि कोलिनियर पॉइंट है, तो अभी कहानी है ए बी निकालो, ए सी निकालो। अब सेम रेशो में होंगे तो 1/1 और 6/-3, यानी कि ये कर दो बेटा हंसते खेलते, राइट। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही आपको बता दिया। कंपैरिजन वाले से भी कर सकते हो अगर चाहो, तो ये मेथड है। ए सी लिखा, लैम्डा टाइम्स ए बी लिखा, ए सी के कोऑर्डिनेट लिखे, इसके लिखे, और कंपेयर कर दो भाई, लैम्डा बराबर दिस, फिर लैम्डा बराबर दिस, लैम्डा बराबर दिस, फाइनली आप पहुंचोगे ही। तो मैं तो इसको फेवर करता हूँ कि आप तो भाई यहाँ से आंसर ला दो। इतना क्या ज्यादा, इतना बड़ा प्रोफाइल ही नहीं है कि इसमें इतना परेशान होने की जरूरत है। करेक्ट है बच्चों? चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन स्टार्ट करेंगे। देखो, मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि मैं वेक्टर के अंदर, क्योंकि मैंने वेक्टर में आपको 2D का प्रॉपर एक टच दे दिया, तो मैं सवाल अच्छे करा सकता हूँ, राइट। अब मैं आपको स्ट्रेट लाइन का टच देने वाला हूँ 3D के अंदर, ठीक है। और फिर थोड़ा सा टच दूंगा मैं प्लेन का, ताकि हम फिर कंबाइन एक अच्छी प्रॉब्लम्स, उन टाइप की प्रॉब्लम्स लगा पाए जो जेई के लिए एक फ्रूटफुल रहेंगी और आपके काम आएंगे, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं किया होगा, ऑब्वियसली वो आता भी नहीं है ज्यादा अच्छी तरीके से। तो मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक मटेरियल मैंने अभी आपको दिया है इस पूरे लेक्चर में। आपको पसंद आया है तो आप इसको शेयर करें, और आप कमेंट भी करें, ताकि थोड़ा मोटिवेशन बना रहे, तो अगला लेक्चर बनाने के लिए मैं खुद टाइम निकाल लूं कैसे भी करके। आप लोग देखेंगे, आपके आपके लिए यूजफुल होगा, तो बच्चों मैं अलग से टाइम निकाल कर ये सारी चीजें मैनेज कर लूंगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप तैयारी करते रहें।